वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आज अपन पढ़ने वाले हैं इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम के बारे में, जो कि नोट सेट के एग्ज़ाम में, एसजीपीजीआई आरआरबी के एग्ज़ाम में, जीआईटी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ हम थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम के बारे में। होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ये एक क्रोनिक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात, इट इज क्रोनिक इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी पावर से रिलेटेड है। इम्यून पावर कम होने की वजह से ये देखने को मिलता है मोस्टली। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जीआईटी के कौन से पार्ट की बीमारी है ये? लार्ज इंटेस्टाइन की क्रोनिक चलती है और इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है एक। नेक्स्ट अपन इसके बारे में एक बात और देखिए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उनकी बात करें। कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सरबेशन। तो इसके कैरेक्टराइज्ड किसके द्वारा होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्सरबेशन एंड रिमिशन ऑफ ब्लडी डायरिया एपिसोड। ब्लडी डायरिया एपिसोड जो होता है उसका एक्सरबेशन और रिमिशन से कैरेक्टराइज होता है। यहाँ दो मीनिंग आए हैं, एक्सरबेशन और रिमिशन। एक्सरबेशन का मतलब होता है जो सिम्टम्स होते हैं वो पीक लेवल पे होना, और रिमिशन का मतलब होता है सिम्टम्स से रिलीफ ले होना। होता क्या है, कभी तो इसके सिम्टम पीक लेवल पे होंगे और कभी इसके सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती है ब्लडी डायरिया एपिसोड में। कभी कभी तो ब्लडी डायरिया बहुत ज़्यादा होगा, कभी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है इन्फ्लेमेटरी बोवेल सिंड्रोम में। नेक्स्ट बात करें अपन इसमें इसके ईटियोलॉजी की। तो इसका ईटियोलॉजी भी इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक का मतलब मैंने पहले बताया था, जो पिछली क्लास थी उसमें। इडियोपैथिक अगर कहीं भी लिखा है तो उसका मतलब होता है अननोन ईटियोलॉजी मतलब उसके कारण का पता नहीं होना। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें रिस्क फैक्टर। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? तो रिस्क फैक्टर में आपको देखना है स्ट्रेस मोस्ट कॉमन होता है, फीमेल से मोस्ट कॉमन होता है, कॉन्स्टिपेशन, स्मोकिंग, ये सारे इसके ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है असेसमेंट फाइंडिंग, जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। असेसमेंट फाइंडिंग्स, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा वहाँ पर यही लिखे होते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन इसमें देखने को मिलता है, और एब्डोमिनल पेन भी क्रैम्पिंग नेचर का होता है। कौन से नेचर का? क्रैम्पिंग नेचर का। नेक्स्ट बात करें इसमें डायरिया। जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है वो भी यही है कि ब्लडी डायरिया कभी तो एक्सेलरेशन हो जाता है, कभी रिमिशन की कंडीशन होती है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो होता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि इसमें डायरिया होता है तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है। एक होता है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया भी इसमें देखने को मिलता है। ये हुई है इसके असेसमेंट फाइंडिंग।
मुझे एक चीज़ यहाँ आपको कमेंट करना है कि परनीसियस एनीमिया क्यों होगा, वाई परनीसियस एनीमिया इज अकर, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको बताना है क्यों होगा। नेक्स्ट इसमें बात करें टाइप्स ऑफ IBS। टाइप्स ऑफ IBS, इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम कितने टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है क्रॉन्स डिजीज, एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, अब हम इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। अल्सरेटिव डिजीज क्या होता है, क्रॉन्स डिजीज क्या होता है। क्रॉन्स डिजीज, बात करें क्रॉन्स डिजीज की, तो जो क्रॉन्स डिजीज होती है वो GIT के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, प्रत्येक पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। तो इसमें आपको याद रखना है इट अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ GIT के किसी भी भाग को ये अफेक्ट कर सकती है। इसमें नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, इसकी मोस्ट कॉमन साइट आपको पता रखनी है। मोस्ट कॉमन साइट इसकी होती है टर्मिनल इलियम। टर्मिनल इलियम का मतलब होता है लास्ट पार्ट, इलियम का आखिरी भाग में ये होने की ज़्यादा संभावना होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये बात आपको। नेक्स्ट बात करें जो इसमें लीजन होते हैं, लीजन की बात करें इसके लीजन की, तो वो स्किप्ड लीजन होते हैं। स्किप्ड लीजन, स्किप्ड लीजन का मतलब कंटिन्यू लीजन नहीं होंगे, छोड़ छोड़ के लीजन बनेंगे। यहाँ लीजन हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, थोड़ी थोड़ी दूर में गैप दे देकर स्किप्ड लीजन बनते हैं। स्किप कर करके लीजन होना स्किप्ड लीजन। नेक्स्ट बात करें इसमें जो लीजन होते हैं वो पेबल स्टोन अपीयरेंस के होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पेबल स्टोन अपीयरेंस लीजन। पेबल स्टोन अपीयरेंस लीजन का मतलब होता है चमकीले लीजन होते हैं। चमकीले लीजन होते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोनों ही पॉइंट से, लीजन कौन से टाइप के होते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करें, अगर आपसे पूछे कि क्रॉन्स डिजीज कितनी लेयर्स को इन्वॉल्व करती है, तो क्रॉन्स डिजीज चारों GIT के चारों लेयर को इन्वॉल्व करती है। इन्वॉल्व फॉर लेयर्स ऑफ GIT, GIT के चारों लेयर्स को ये इन्वॉल्व करती है। अगर ये चारों लेयर को इन्वॉल्व करेगी तो चारों लेयर कमज़ोर होगी, और कमज़ोर होगी तो यहाँ पे पिस्टुला के ज़्यादातर चांसेज होते हैं। मोर चांसेज ऑफ पिस्टुला, मोर चांसेज, क्योंकि अगर लेयर्स कमज़ोर होगी तो यहाँ से दूसरी कैविटी में कनेक्शन बनने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, इसीलिए इस पे पिस्टुला के ज़्यादा चांसेज होते हैं। इसके अलावा अपन इसमें बात करें और भी, तो यहाँ परनीसियस एनीमिया प्रेजेंट होता है। और बात करें यहाँ पे मेलेना की कंडीशन देखने को मिलती है। मेलेना की कंडीशन देखने को मिलती है। मेलेना का मतलब, जब भी मेलेना आए तो मेलेना का मतलब है ये अपर GIT की ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। अपर GI ब्लीडिंग, ये प्रेस ब्लड नहीं होता है, ये ओल्ड ब्लड होता है, मतलब ये अपर GIT की ब्लीडिंग को शो करता है। इसकी अगर जब हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा हेमेटोचीजिया। आपको यहीं क्लियर कर दो दोनों वर्ड, हेमेटोचीजिया और मेलेना। हेमेटोचीजिया का मतलब होता है प्रेस ब्लड, प्रेस ब्लड। इसका मतलब ब्लीडिंग लोअर GI से हुई है,
लोअर जीआई ब्लीडिंग। ये प्रेस ब्लड होता है हेमेटोचीजिया का मतलब प्रेस ब्लीडिंग होना, प्रेस ब्लड का बाहर निकलना। और मेलेना का मतलब ओल्ड ब्लड या फिर अपर जीआईटी में जो ब्लीडिंग हुई है वो अगर स्टूल के साथ बाहर आता है तो उसे बोलते हैं मेलेना। ये फाउल स्मेलिंग का होता है मेलेना। तो यहाँ हमने सबसे पहले देखा क्रॉन्स डिजीज के बारे में। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस मतलब कोलोन, कोलोन में अल्सर होना, इससे मतलब है लीजन या अल्सर होना किसमें, कोलोन में। तो अब यहाँ देखते हैं ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, इसमें ब्लीडिंग कैसी होती है, इसका अपीयरेंस कैसा होता है लीजन का वो। तो ये जो अफेक्ट करता है, अफेक्ट ओनली सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम। ये ओनली सिग्मोइड कोलोन को और रेक्टम को ही अफेक्ट करता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। जबकि जो क्रॉन्स डिजीज में होता है वो जीआईटी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इसमें अपन बात करें मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है इसकी। अगर मोस्ट कॉमन साइट आपसे अल्सरेटिव कोलाइटिस की पूछे तो आपको बताना है सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। या आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस वर्ड से आपको लेना है कि इसमें सिग्मोइड कोलोन मोस्ट कॉमन साइट होती है। जहां क्रॉन्स डिजीज में स्किप्ड लीजन देखने को मिलती है, वहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूअस लीजन देखने को मिलते हैं। कंटिन्यूअस लीजन मतलब जो लीजन होंगे, जिस भी पार्ट में लीजन होंगे वो कंटिन्यूअस लीजन होंगे, ना कि उसमें कोई गैप होगा। अगर कोलोन में लीजन है तो वो कंटिन्यूअस लीजन होंगे, जबकि जो क्रॉन्स डिजीज थी उसमें स्किप्ड लीजन थे और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूअस लीजन होते हैं। बात करें इसके अपीयरेंस की, तो इसमें अपीयरेंस होता है पाइप स्टेम अपीयरेंस। कौन सा अपीयरेंस होता है, पाइप स्टेम अपीयरेंस। पाइप स्टेम अपीयरेंस का मतलब भी वो स्ट्रेट कंटिन्यूअस लीजन होना। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके अपीयरेंस और किस टाइप के लीजन होते हैं। नेक्स्ट बात करें इसमें अपन, जहां क्रॉन्स डिजीज में चारों लेयर अफेक्टेड हो रही थी, इन्वॉल्व हो रही थी, वहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस में ओनली 2 लेयर इन्वॉल्व होती है, वो भी इनर लेयर। इनर 2 लेयर्स आर इन्वॉल्व। अगर 2 ही लेयर इन्वॉल्व होगी तो यहाँ पिस्टुला के कम चांसेस होंगे, लेस चांसेज ऑफ पिस्टुला, पिस्टुला के कम चांसेज होंगे। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें अपन, एक वर्ड रह गया था पहले, स्टीटोरिया। स्टीटोरिया, स्टीटोरिया का मतलब होता है फैट इन स्टूल। स्टूल में फैट का होना, फैट इन स्टूल। तो स्टीटोरिया अल्सरेटिव कोलाइटिस में एब्सेंट होता है, वहीं जो क्रॉन्स डिजीज है उसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। वहाँ जो स्टूल होगा उसमें फैट ज़्यादा देखने को मिलेगा, तब जहाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस में फैट नहीं दिखाई देता है। क्रॉन्स डिजीज में हमने देखा मेलेना दिखाई देता है, मतलब ओल्ड ब्लड होता है। वहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस में हेमेटोचीजिया की कंडीशन होती है, हेमेटोचीजिया। इसका मतलब होता है प्रेस ब्लड, प्रेस ब्लड। और ये लोअर जीआई ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में अफेक्टेड मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन, जो कि लोअर जीआई में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ हमने क्रॉन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिफरेंस देखा, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब इसका डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं इसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब हम यहाँ
देखने वाले हैं। तो ये हम जो भी वीडियो ले रहे हैं वो बहुत शॉर्ट नोट्स के रूप में ले रहे हैं, रिवीजन के आधार पे ले रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम सबसे पहले करते हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है वो होता है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी, कोलोन को देखना कोलोनोस्कोपी कराता है। या फिर इसमें जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो होती है प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी रेक्टम को देखना, सिग्मोइड कोलोन को देखना सेकंड प्रायोरिटी पे होता है, जो कि दोनों ही कन्फर्मेटिव टेस्ट है। दोनों ही क्या है? कन्फर्मेटिव टेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन है उसमें अमोनिया का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। अब इसमें एक छोटी सी बात कर लेते हैं अपन। रिवीजन के आधार पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको पेशेंट को एनपीयू रखना है मैनेजमेंट में। आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करना है, क्योंकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। वही आईओ चार्टिंग करना है, इनपुट आउटपुट चार्टिंग। और इसके अलावा जो पोजीशन देनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, पोजीशन के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो नी चेस्ट पोजीशन होगी। कौन सी होगी? नी टू चेस्ट पोजीशन। इसमें पेशेंट को रिलीव मिलेगा, तो आपको नी टू चेस्ट पोजीशन देनी है। क्रोन्स डिजीज में आपको राइट लेटरल देना है और अल्सरेटिव कोलाइटिस में लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप फीड करवाओ पेशेंट को तो क्या सीक्वेंस यूज लेना है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस ऑफ फीडिंग। ये छोटी छोटी पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको लिक्विड देना है, लिक्विड स्टार्ट करना है। उसके बाद में सेमी सॉलिड, और सेमी सॉलिड के बाद में आपको सॉलिड पे जाना है। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए आपका। डाइट में आपको हाई कार्बोहाइड्रेट, लो प्रोटीन और लो ही फैट देना है। प्रोटीन लो क्यों? क्योंकि अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है। फैट स्टीटोरिक कंडीशन है वैसे भी। कार्बोहाइड्रेट हाई रखना है आपको। अगर ड्रग थेरेपी के बारे में आपसे पूछे, इसमें अगर ड्रग थेरेपी के बारे में आपसे पूछे तो आपको बताना है ड्रग थेरेपी। हमने स्टार्ट में देखा कि इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है, तो जो इम्यूनोसप्रेसेंट जो ड्रग्स होती है वो अपने यहाँ पे यूज लेनी है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो होती है वो होती है एक तो मेथोट्रेक्सेट। कौन सी होती है? मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट इसमें यूज लेते हैं। इसके अलावा इसके साथ अपन एंटी इंफ्लेमेटरी भी यूज लेते हैं, जो कि होती है कोर्टिकोस्टेरॉइड। जब भी जो उसके सिम्टम पीक लेवल पे होते हैं उस टाइम कोर्टिकोस्टेरॉइड को यूज लेना अच्छा रहता है। और अगर आपको इसके प्रिवेंशन के बारे में पूछे तो सल्फासेलाजाइन एक ड्रग है, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज की डीओसी के रूप में भी देखा जाता है। पूछे आपको डीओसी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज, तो आपको आंसर देना है सल्फासेलाजीन। सल्फासेलाजीन, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, जो कि है सर्जरी। वो अपन कभी भी नेक्स्ट क्लास जब आएगी उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही रिवीजन भरी क्लास से रिवीजन शॉर्ट नोट्स के आधार पर आपका रिवीजन करवाए होता है, और रेगुलर एमसीक्यू बेस्ड क्लास भी इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।